स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आखिर आज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है पटवारी का एग्जाम। जिस तरीके की धांधली हुई है या फिर जो भी चीजें हुई हैं उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। और जब हमें जानकारी चाहिए तो हमें फिर से रुख करना पड़ता है एक्सपर्ट्स की तरफ। और इसी वजह से आज हमारे साथ फिर से एक बार टाटा मैकग्रा हिल्स के ऑथर, जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने एमपीपीएससी के इतिहास में धूम मचा दी, श्री योगेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार सर। जैसे कि आपकी चर्चा का जो मुख्य विषय है पटवारी परीक्षा परिणाम, ये काफी संदेह में है। और संदेह में इसलिए भी है कि जिस तरह से उम्मीदवारों को एक बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था काफी टफ था। और यहाँ पर जो वो उम्मीद कर रहे थे उसके अनुरूप ये परिणाम नहीं रहे हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पटवारी परीक्षा संदेह के घेरे में आ जाती है, इसलिए भी आ जाती है कि जो भी बच्चे थे, जो भी उम्मीदवार थे, वो स्क्रीन पटल पर जब उन्होंने अपना स्कोर देखा तो वहां पर उनको किसी को 130 नंबर दिखाई दे रहे थे। और आप जब रिजल्ट जारी हुआ तो वहां पर उनके जो नंबर है किसी के 50 या 60 दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है नंबरों में, कि इतने नंबर किस तरह से माइनस हो गए। जो नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति पीएबी यानी कि पुराना व्यापम जो अपनाता है, वह पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। देखिए, ऐसे बहुत सारे आपने सोशल साइट्स पर भी देखा होगा, अब तो न्यूज भी चलने लगी है। और बहुत से संस्थान वाले भी इस बात को उठा भी रहे हैं कि या तो इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए या फिर इसको एक पारदर्शी तरीके से सबको बताया जाए कि भैया किस हिसाब से अपने यहाँ पर रिजल्ट जारी किया है। देखिए, हुआ क्या है यहाँ पर, जिनके 130 नंबर है, 140 नंबर है, एसटी कैटेगरी में है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप ये देखते हैं कि 83 नंबर लाने वाले उम्मीदवार नॉर्मलाइजेशन में उनका एक नंबर माइनस करके उनको 82 पर सिलेक्शन दिया जा रहा है, वो भी ओबीसी कैटेगरी में। तो बहुत ही सोचनीय है कि इतने नंबर कैसे कम हो रहे हैं। 150 जिनके नंबर आए हैं, काफी अच्छा स्कोर किया उन्होंने, तो वहां पर वो ये देखते हैं कि उनका जो लेवल था वो काफी टफ लेवल पे उन्होंने उसे इतने अच्छे नंबर अर्जित किए। और ये जब वो पाते हैं, रिजल्ट जब आता है, तो वहां पर ये देखते हैं कि उनको वेटिंग में ही दिखाया जा रहा है। बाकी 82 83 वाले को मेरिट लिस्ट में अपने खड़ा कर दिया है। वो कोई फोर्थ मेरिट पर है तो कोई फिफ्थ मेरिट पर है, इस तरह से वहां पर दिखाई दिया जा रहा है। तो बहुत सर, से कहीं ऑब्जेक्शंस ना ले रहे कहीं हैं। यहां ये देखने जी। मिला है कि टेक्नोलॉजी का भी गलत उपयोग किया गया। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है और भी तमाम चीजें हो रही हैं, या फिर एक गुट जो है, जैसे कि अभी खबरों में आ रहा है कि आगरा से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से कुछ लोग जुड़े जुड़े हुए हैं, जो कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को, पहले ऐसा माना जाता था कि कंप्यूटर से हो रहा है तो इसमें बेईमानी की, चीटिंग की या इस तरीके की चीजों की संभावना नहीं होगी। पर आज जब इस तरीके की धांधली देखते हैं, इस बड़े स्तर पे देखते हैं, तो ये सोचने में आता है कि जो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ला रहे हैं, जो विकास हो रहा है, उसका गलत जगह उपयोग करा जा रहा है। सर, इसके बारे में बताइए कि कैसे आधार कार्ड की फोटो, या फिर जो आपके एग्जामिनर है, जो बच्चा एग्जाम देने आया है, उसकी फोटो, या फिर जो थंब इंप्रेशन है, वो सारी चीजों को कैसे ये पार करके इन्होंने धांधली की। ये देखिए, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी पता चला है, क्योंकि काफी गंभीर विषय है। इसे बायोमेट्रिक तरीके से वहां पर फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बाकी थंब के नहीं लिए गए। ये एक सोचनीय है। तो थम्स के लिए उन्होंने कुछ नई चीजें इजाद की। और एक कुछ एक सेंटर था, वहां से सारी चीजों को ये ऑपरेट करते थे। और जो आधार कार्ड होता तो वहां पर क्या करते थे कि मोम के माध्यम से जो उम्मीदवार का जो फोटो है उसको धुंधला कर दिया जाता था। और उसी से उसका फेस मैच किया जाता था, ताकि जो वहां पर पर्यवेक्षक है उन्हें शंका ना हो, शक ना हो। और दूसरा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यहाँ पर दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की वजह से या कहें कि इस ऑनलाइन पद्धति की वजह से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, ना कि घटी है। हम देखते हैं 2014 के बाद से व्यापम ने एक नया पैतरा अपनाया था ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने का। और अब तक, अब 23 तक देखें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, ना कि घटी है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि ये धंधों का शिकार हो जाती है। सागर में भी एक सेंटर चर्चा में रहा था, वर्ग 2 वर्ग 3 परीक्षा के दरमियान। तो आप देखते हैं वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है, इस पर सभी को अमल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक मांग उठानी चाहिए। अगर पीएबी अपनी हटी अपनाता है, अपना हटपन दिखाता है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ही कंडक्ट कराएगा, ऑफलाइन वनडे में नहीं करा सकता है, तो उसके लिए ये चीज होनी चाहिए
कि अगर आप जिस सिस्टम पे बैठे हो और वहां पर आपका अगर स्कोर कार्ड शो हुआ है तो उसका ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट आपकी मेल आईडी पे चले जाए और एक डाटा इनके पास जनरेट हो जाए। इससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, इनके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। ये भी बता सकते हैं कि हाँ देखिए आप कितने नंबर आए थे, आप भी बता सकते हो, क्योंकि आप वहां अपनी आंखों से देख रहे हो कि आपके 130 140 है। आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप कोई भी ऐसी डिवाइस वहां पर लेकर नहीं गए, या ले जाने का तो कोई नियम है ही नहीं वैसे भी, है ना, जिससे कानून आपके पास सबूत कानूनन हो। ये अपराध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को भी एडॉप्ट करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, जी। पारदर्शिता यहाँ पर रखे। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से अगर मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे भी है जो यूपीएससी वाले भी अभी एग्जाम में थे यहाँ पर, और उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो उनका ये कहना पड़ा कि जब हमने यहाँ पर पटवारी एग्जाम को जब हमने फाइट किया या उसकी शिफ्ट में जब हम थे, तो हमने ये पाया कि बहुत टफ लेवल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि आप टॉपर्स कैसे बना रहे हो जो हिंदी में सिग्नेचर कर रहा है। एक शोचनीय है कि टॉपर्स उनको बना रहे हैं, उनके बाई फेस से उनकी जो फोटो सामने आ रही है एडमिट कार्ड और रिजल्ट में, उससे लगता नहीं कि वो इस प्रकार के टॉपर हो सकते हैं। क्योंकि टॉपर का एक नजरिया होता है, टॉपर की एक पर्सनैलिटी होती है, उसके फेस से वो दिखाई देता है कि हाँ ये टॉपर है। तो मेरे दृष्टिकोण से एक चीज और मैं आपको दोहरा दूं, इनका इंटरव्यू होना चाहिए, एक इनका इंटरव्यू कॉल होना चाहिए और वो सभी को सार्वजनिक करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। वाकई में ये वही उम्मीदवार है जो मेरिट लिस्ट के योग्य भी है, जिन्होंने मेरिट में अपना स्थान चयनित किया है। क्योंकि व्यापक बोलेगा कि अब ठीक है, इस तरह के कोई नियम तो है नहीं, हमने एग्जाम कंडक्ट कराई थी कराती तो उस हमने एग्जाम जब कंडक्ट करवाई थी तो वहां पर इस तरह के कोई प्रावधान नहीं थे। जब हमने आवेदन लिया तब इस तरह की कोई भी नियमावली नहीं बनी थी। अब इसके लिए मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ, और एक ही उदाहरण पर्याप्त है। 2012 वर्ग 2 वर्ग 3 का रिजल्ट 2013 में आया, और इस एग्जाम में मैं भी था। तो वर्ग 3 में मेरी जो मेरिट बनी थी वह 5,680 पे बनी थी, और मध्य प्रदेश में जो भर्ती होनी थी वो 65,000 के लगभग थी। अब देखिए क्योंकि आप चयनित हो, आपकी मेरिट काफी अच्छी बनी है, तो आप सिलेक्शन के दौर में हो, आप फाइनल है कि आपकी सीट पक्की हो चुकी है। अब हमने इसका जो रिजल्ट है 2013 में आया। अब 13 में जब ये रिजल्ट जारी किया इन्होंने, तो व्यापम ने ये कहा कि भाई हम तो आरटी का एक नियम बताया इन्होंने, हम डीएड बीएड वालों को ही यहाँ पर लेंगे। तो ऑब्जेक्शन हम लोगों ने ये लिया था कि आप ऐसे कैसे ले सकते हो, आप पहले ही हम क्लियर करते भाई, आपने तो 1 ईयर का भी लॉन्ग वेटिंग करवाया, उसके बाद आप रिजल्ट शो करो और आप हमें बोल रहे हो कि आप डीएड बीएड लेकर आओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहां पर भी आप देखिए बीच में इस तरह के नियम लेकर आता रहा है व्यापम, तो यहां पर भी इंटरव्यू कॉल का नियम एक होना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश के सभी वो उम्मीदवार जो काफी इंटेलिजेंट हैं, काफी अच्छा पढ़ते हैं, और अभी वो उदास है, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके 140 नंबर पे भी नॉट क्वालिफाइड शो कर रहा है उन्हें, और बहुत से ऐसे हैं जिसके 70 75 नंबर पे उसको क्वालिफाइड दिखाया जा रहा है। तो बहुत ही शोचनीय है, संदेह के घेरे में यह परीक्षा परिणाम, और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सर ये तमाम जो भी आपने निर्देश दिए या फिर जो आपने मार्गदर्शन दिया उसको अगर कंक्लूड करा जाए, तो एक उसका जी सार यही निकलेगा कि सबसे पहले तो जिस तरीके से जैसे गुजरात में ये चीज होती है, गुजरात मॉडल में आपके पास तुरंत वो चीज पहुंच जाती है जो आपका स्कोर कार्ड है मेल आईडी पे पहुंच जाएगा। बहुत से वनडे एग्जाम्स जो बैंकिंग में कंडक्ट कराते हैं उनमें भी इस तरीके की व्यवस्था है। उस चीज को व्यापम को लागू करना चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज जो आपने कहा कि सर ये जो गुटबाजी या जो गिरोह बन रहे हैं, जो कि कंप्यूटर सेंटरों में बच्चों के फॉर्म भराते हैं, वहां पर फोटो मॉर्फिंग करते हैं, मोम के द्वारा फोटो मिटाने का कोशिश करते हैं, जिससे जब इन्विजिलेटर उस फोटो को देखता है तो उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है पहचानना कि ये जो फोटो है ये उसी आदमी की है जिसने फॉर्म भरा था। तीसरी चीज जो आप बता रहे हैं कि अंगूठे के जो निशान होते हैं, जो थंब इंप्रेशंस की जो ट्विनिंग हो रही है या फिर जो थंब इंप्रेशंस नकली तौर पे लिए जाते हैं, उनके लिए भी कोई रोकथाम होना चाहिए। सर सही मायने में अगर सीबीटी या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इससे इतना फायदा हो रहा होता, तो आज देश के जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात करें एमपीपीएससी की बात करें, ये सारे आज भी पेपर बेस्ड टेस्ट हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर पेपर बेस्ड ये क्यों रह गए? क्या अगर कंप्यूटर इतना ही अच्छा है, इतना ही फायदा है उसमें, तो यूपीएससी और एमपीपीएससी को भी कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए यूपीएससी दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इस एग्जाम को क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है।
और यूपीएससी अपने आप में खुद संवैधानिक बॉडी है वो। वहां पर किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कोई भी वहां पर नहीं चलता, क्योंकि उनका खुद के नियम होते हैं। तो वो एक प्रशासनिक बॉडी है, वो खुद डिसीजन लेते हैं, और उनका डिसीजन काफी अच्छा है कि वो ऑफलाइन मोड पर एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ पर चीट नहीं कर पाता है, पहला। और मेरे दृष्टिकोण से व्यापम ने 2014 के बाद से सारी चीजें की है, और जिस हिसाब से 9 लाख फॉर्म यहाँ पर बताया जा रहा था, इससे कहीं अधिक गवर्नमेंट स्कूलें पहले भी एग्जाम में ली जाती थी। ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुए, जिले स्तर पे होती थी, ब्लॉक पे भी एग्जाम में कंडक्ट कराई गई थी वर्ग 3 की, इसके पहले भी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये ऑनलाइन फंडा एक बेकार है, नॉर्मलाइजेशन पद्धति पूरी तरह से फ्लॉप है और बेकार पद्धति, क्योंकि उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर इतनी पारदर्शिता रहती तो हाईकोर्ट का तो एक डिसीजन है, नियम है कि आप 5 अंक बढ़ा सकते हो, नॉर्मलाइजेशन में 5 अंक घटा सकते हो। पर यहाँ पर आप देखिए बहुत ज्यादा 70 से 60 नंबर अप एंड डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत सोचनीय है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वनडे एग्जाम वनडे में कंडक्ट हो सकती है, पटवारी हो, आरक्षक भर्ती हो या अन्य एग्जाम हो, वो हमेशा हो सकती है, क्योंकि इतने काबिलियत स्कूल बन चुकी है, काफी अच्छे टीचर्स हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं। अब देखिए एमपीपीएससी नहीं कराता, पहली बात सोचिए, एमपीपीएससी में भी लगभग काफी ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, और वो भी एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं वनडे में फिनिश। तो इस ओर वापस से ध्यान देना चाहिए, ऑफलाइन बेस्ट पद्धति है। और ऑफलाइन पे क्या है, पारदर्शिता रहती है, चीटिंग्स नहीं होती है। अगर कोई चीटिंग करता है तो वो एक पकड़ा भी जाता है, जिसको हम हमारी भाषा में या किसी फिल्मी भाषा के तौर पर जो शब्द अपनाया जाता है, मुन्ना भाई कहते। तो ऐसे कहीं मुन्ना भाई धराया भी है, कहीं परीक्षाओं में धराया, पर इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि ऑनलाइन पद्धति में व्यक्ति दिल्ली में बैठ के आपका प्रश्न पत्र हल कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन में हो जाती है। तो इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है, और इसके दुष्परिणाम से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी उम्मीदवार हैं जो तैयारियां कर रहे हैं पीएबी की, उन्हें काफी ज्यादा झटका लगा है, उनका मनोबल टूटा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रिजल्ट जारी कर दिया, रिजल्ट जारी नहीं कर दिया, आपने रिजल्ट ऐसा जारी किया है कि उन बच्चों की उम्मीदों पर पूरी तरह से आपने पानी फेर दिया, उनकी लाइफ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। अब ये लाइफ डिस्ट्रॉय करने वाले कोई और नहीं है, पीएबी है। उनकी उम्रों के साथ खिलवाड़ हुआ है काफी लंबे समय से। इंदौर जैसे शहरों में, जबलपुर, भोपाल जैसे शहरों में बच्चे रूम रेंट से रहते हैं, और औसतन 5 से 6 6 हजार रुपए किराया देते हैं वो। तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतरी होगी जिसके 160 नंबर है और अभी भी वो वेटिंग्स में है। तो काफी मानसिकता का धक्का लगा है बच्चों को यहाँ पर, और बच्चे टूटे हैं। और मेरा तो ये कहना है कि देखिए आपको हार नहीं माननी है, आपको खड़ा होना है, लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। तो इसकी आवाज उठानी चाहिए, और हम खुद भी इस पर याचिकाएं दायर करेंगे, और ये मांग करेंगे कि इसकी एक निष्पक्ष जांच की जाए। एक अकेले का काम नहीं है ये, किसी के भविष्य से जुड़ा है, हर किसी के भविष्य से जुड़ा है। और आने वाले जो और भी उम्मीदवार है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं व्यापम पीएबी के लिए, उनके लिए एक विकल्प बनकर फिर से उभरे, क्योंकि विश्वास यहाँ पर पीएबी नहीं बना पा रहा है। पुराना व्यापम नाम परिवर्तित कर दिया गया है, परंतु उसके जो काम है वही के वही यथावत रहे हैं। मतलब देखा जाए तो नए पैकेट में पुराना माल व्यापम है, पीएबी बन गया बस। सर जैसा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो शुरुआत में उसकी एडवांटेजेस देख के कन्वर्ट किया गया था कि आप ऑनलाइन पेपरलेस हो जाएं और कंप्यूटर बेस्ड हो। लेकिन इन गत वर्षों वर्षों में ये जो समय निकला है, इसमें ये स्पष्ट हो गया कि इसमें कमियां बहुत सारी हैं और समय के साथ इसको अपडेट नहीं किया गया। तो इसकी दुरुस्ती ना करने की बिल्कुल वजह से लूप होल्स आ गए हैं, और उन लूप होल्स की वजह से ही आज इस तरीके के ये जो गुट हैं ये काम कर पा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2 3 चीजें और मैं आपको बताता हूँ, और सोचनीय है इस पर। गंभीर विषय कि जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनके हस्ताक्षर हिंदी में हैं। सोचिए आप, जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं उनके अधिकांश हस्ताक्षर आपको हिंदी में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा अब लगता है यहाँ जैसे बुजुर्ग पेंशनर्स जो होते हैं, बुजुर्ग, हाँ उनके जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। हस्ताक्षर होते हाँ हैं। हस्ताक्षर बिल्कुल जी, बिल्कुल। वही इसको समझ प्रौढ़ में आया। शिक्षा की कैटेगरी में रखा जाता, जिनको एक पद्धति चलती थी, शाम के समय पढ़ाया जाता था, जी है ना, जी। कि आप सिग्नेचर करना तो सीख जाइए, हाँ। ताकि भारत में अनपढ़ बने, कि भारत में कोई भी अनपढ़ नहीं है। नहीं है। अब यहाँ पर फिर हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, बाकी कुछ अंकों के साथ में जरूर आपको कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर।
एक बालिका है। अब इनका जो मैरिट बना है, मोहतरमा है, शायद शादीशुदा है ये। 165 में से 164 पे इनका सिलेक्शन हो गया है, और ये क्वालिफाइड है, और मेरिट में इनको टॉप मिला है। ओपन नील है ये ओवरऑल, और ओबीसी कैटेगरी से ये आती हैं। ठीक है, दूसरी ओर आप देखिए, एक और फीमेल है यहाँ पर, और इनका भी आप देखेंगे तो इनका भी यही है। ये मेरिट में टॉप पर है, और 177 पर इनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो फोटो लगा है, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि देखो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति जो होते हैं, है ना, वो फेस देख के व्यक्ति को पकड़ते हैं, और इंटरव्यू शायद इसीलिए होता है। आपकी शारीरिक क्षमताओं को आंका जाता है। इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है। इंटरव्यू में आपसे कोई ज्यादा कोई प्रश्न नहीं किए जाते हैं। बहुत से डरते हैं कि यार इंटरव्यू में, एमपीपीएससी का इंटरव्यू है तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे 4 क्वेश्चन पूछे और एक या दो का भी आंसर दिया तो आपका सिलेक्शन तय है वहां पर। सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि बॉडी लैंग्वेज को वहां पर देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को वॉच किया जाता है कि भाई आप किस योग्य हो। तो वो चीजें इन उम्मीदवारों में नजर नहीं आ रही जो मेरिट में बनकर आए हैं। मैं बार बार यही कहूंगा कि इनका तो इंटरव्यू हो जाना चाहिए अब। हालांकि सर वो इस तरीके से वनडे एग्जाम में इस तरीके की चीजें संभव नहीं है। कुल मिला के जो होना चाहिए वो ये कि ये जो धांधली है जो बार बार होती है, जो बच्चों के सपनों के साथ खेलती है, उनका मनोबल को तोड़ती है, ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी जो चीजें हैं, उनको खत्म करने की पूरा प्रयास करना चाहिए। शासन को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो कमियां आ गई हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, इनको तुरंत खत्म किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की चीजें ना हो, और इस एग्जाम में जो धांधली हुई है उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए और कड़ी कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी है, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी है, उनके नॉलेज में भी ये बात गई होगी, क्योंकि पहुंच चुकी है। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या एक्शन लेंगे, किस तरह से इसकी पारदर्शिता पारदर्शिता बनाई जाए पीएपी की, पुराने व्यापम की। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप हो रही है तो इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। अच्छा, एक सोचनीय बात यह है कि कुछ एजेंसियां बाहर की है जिन्हें ठेका दिया जाता है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराइए और पेपर बनाइए। इस बार ऐसा हुआ कि 10 से 8 शिफ्ट जो थी, 10 से 12 दिन तक हम कहें सीधे तौर पे, तो मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, कई बार 7 से 8 प्रश्न पूछे गए, बच्चे काफी अच्छे स्कोर भी कर रहे थे वहां पर। पूरी तरह से उसके बाद पैटर्न चेंज कर दिया। बाहर के प्रश्न पूछे जा रहे, राजस्थान के पूछे जा रहे, यूपी के पूछे जा रहे हैं, झारखंड के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य हमारा जो है, पहले मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था, सीजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो समझ में नहीं आता है, मध्य प्रदेश में भी एक्सपर्ट है। अगर आपको किसी एग्जाम के लिए या कंटिन्यू इस तरह के प्रश्न बैंक का निर्माण करना है तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, इतिहासकार हैं, व्यक्ति विशेष लोगों की कमी नहीं है हमारे प्रदेश में। परंतु ये ठेका ऐसी कंपनियों को देते हैं, ऐसी एजेंसीज को देते हैं जिनकी मानकता पर संदेह होता है कि ये किस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर परीक्षा आयोजित की जा रही है तो आप मध्य प्रदेश से प्रश्न पूछिए, पहला। दूसरा, अगर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसमें रखना है तो आप एक पैमाने पे रखिए उसे। बाकी यहाँ पर आप देखिए कि उसको एक बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत हाईटेक तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, मैथ्स और रीजनिंग के। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे का ऐसा कुछ नहीं है, काफी अलग लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एसएससी से भी थोड़ा टफ लेवल आपको यहाँ पर पटवारी एग्जाम में देखने को मिला था। तो वो सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रही है तो मेरा तो ये मानना है कि आप मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछिए। जितना अच्छा उसको प्रदेश का नॉलेज मिलेगा वैसे, क्योंकि उसको काम प्रदेश में करना है। दूसरा ये भी है कि बाहरी उम्मीदवारों को आप अवसर क्यों प्रदान करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। बाहरी कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में कोई सी भी एग्जाम होती है, वर्ग 2 वर्ग 3 निकल कर गया, यहाँ पर भी बाहरी उम्मीदवार सर्वाधिक संख्या में चयनित होकर आ गए हैं। पटवारी में भी यही है। तो ऐसा मौका उन्हें क्यों दिया जाता है? क्या मध्य प्रदेश के बच्चों को बाहरी स्टेट यानी अदर स्टेट में एग्जाम देने का अवसर प्रदान किया जाता? बिल्कुल नहीं किया जाता। अब राजस्थान नहीं दे सकते, अब यूपी नहीं दे सकते, अब छत्तीसगढ़ नहीं जा सकते। अब स्टेट पीएससी के लिए ठीक है, एक अलग बात है। पूरे वनडे एग्जाम में आप देखिए, पूरे व्यापम में आप देखिए, बाहरी बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, बाहरी राज्यों के बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो हमारा उम्मीदवार है, जो एस्पिरेंट है, वो जितनी मेहनत से तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं झटका लगता है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी यहाँ कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है।
तो इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। सरकार को इसमें अपना नियम संशोधित करना चाहिए, एक नई नियमावली बनानी चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है वही इस एग्जाम के लिए पात्र होगा। इससे क्या है कि बेरोजगारी कम होगी प्रदेश में। ऐसे में क्या है कि बच्चों का विश्वास पूरी तरह से टूटा है, और इस पटवारी परीक्षा परिणाम ने पूरी तरह से ये विश्वास खत्म कर दिया है कि आप विश्वास करें तो बच्चा किस पर करे। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पर्सनली बच्चों ने चैट भी किया कि सर आप क्या करें, या तो खेती बाड़ी कर लें या तो कोई दुकान डाल के बैठ जाए। मतलब तो कुछ नहीं है, मैं 160 नंबर लाया, अभी भी बैटिंग पे हूँ, तो इतना बैटिंग क्यों करूं, मेरी उम्र हो गई है। एसटी कैटेगरी का बच्चा बोले मैं 37-38 साल का हो गया सर, अभी तक मैंने शादी नहीं की है। घर वाले दबाव बनाते हैं, पहले ही घर वालों को कर्जे में डाल चुका हूँ। उम्मीद थी कि इस बार बेटा निकाल लेगा, जब घर फोन लगा के बोला कि पापा मेरे 160 नंबर आ गए, पापा खुश हो गए, वाह बेटा आशीर्वाद है। क्योंकि एसटी कैटेगरी में बहुत होते हैं 160 नंबर, और 160 नंबर वाले का सिलेक्शन तय माना जाता है, जो अगर एसटी कैटेगरी से है वो। तो यहाँ पर उसको झटका लगा अभी भी वो बैटिंग पर, और आप देखते हैं कि 85-83 पर किसी का सिलेक्शन हो रहा है, वो भी ओबीसी कैटेगरी में। तो पूरी तरह से संदेह के दायरे में है ये परीक्षा परिणाम, और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, बस यही है हमारा उद्देश्य। तो सर ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से हमने हर पहलू पर काफी गहराई से चर्चा की है। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चों की आवाज है, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनकी आवाज हम निरंतर उठाते रहें। और अगर कहीं पर भी हमें ऐसा लगता है कि जहां एस्पिरेंट्स को हमारी जरूरत है, तो हम वीडियो के माध्यम से और भी दूसरे तरीकों से हम उनका सहयोग करते रहें। तो सर इस सेशन में इतना बिल्कुल ही। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू सर।